नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हर बार की तरह मैं प्रोफेसर अवध दुबे सर से मुखातिब हूँ। सर, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और उस पे जो चर्चा चल रही है उस पे तो मैं एक सवाल के बाद आऊंगा, लेकिन आज एक सर बड़ी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रेक की है और मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ी देर उस पर गौर करें। ये जो एसआईआर का पूरा हंगामा मचा हुआ है इस देश में, और हंगामा मतलब जानलेवा हो गया, लोग मर रहे हैं और बीएलओज मर रहे हैं। मैं सैटरडे को मैं 3 बीएलओ से मिला, मैं उनका दर्द बयान नहीं कर सकता। वो हर हर बूथ का, हर बीएलओ की अपनी अपनी परेशानियां हैं। खैर, इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी ब्रेक की है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो 24 जून का ऑर्डर निकला है एसआईआर कराने का, उस ऑर्डर में इतनी खामियां हैं। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो फाइल में जो कोई भी फैसला लिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन उसको अप्रूव करते हैं, अपने अपनी नोटिस लिखते हैं। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन उसमें यह है कि जो एक सरदार जी संधू जी जो एक और चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने लिखा था उस फाइल में कि एसआईआर इस ढंग से अगर कराया जाएगा तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि जो बूढ़े हैं, जो महिलाएं हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उनका हेरेसमेंट ना किया जाए। उनका और हमने देखा कि बिहार में कितनी परेशानियां हुई लोगों को, गरीबी है वहां पे, बहुत दूर दराज में लोग रहते हैं, सुविधाएं नहीं है, लाइट, इंटरनेट। एक बात ये थी। दूसरा, उसमें ये कहा गया है कि जो एसआईआर का फैसला था उसका एक ड्राफ्ट जब बनाया गया, उस ड्राफ्ट को ज्ञानेश कुमार जी को व्हाट्सएप पे भेजा गया और उन्होंने उसको व्हाट्सएप पे अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, ये ठीक है। उसमें ज्यादा जो गड़बड़ी पकड़ी गई वो ये हुआ कि एक जब उसमें लिखा गया कि किस किस नियम के तहत ये एसआईआर किया जाएगा और सिटीजनशिप किसकी इंश्योर की जाएगी, तो उसमें ड्राफ्ट में लिखा गया कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत जो है ये किया जाएगा। लेकिन जो फाइनल ऑर्डर निकला उसमें से ये दोनों शब्द काट दिए गए और वो सेमीकोलन के साथ एब्रप्टली वो खत्म कर दिया जाता है सेंटेंस की वी विल मतलब कि इलेक्टोरल रोल में वही होंगे जो सिटीजन्स हैं। किस एक्ट के तहत है ये नहीं लिखा गया है। और सर, सुप्रीम कोर्ट में इस समय सबसे बड़ा जो मुद्दा, जो लड़ाई चल रही है वो यही चल रही है कि क्या बीएलओ सिटीजनशिप तय कर सकता है किसी भी मतदाता की या नागरिक की। बीएलओ को क्या ये अधिकार है कि वो चेक करे कि आप सिटीजन है या नहीं है, और अगर है तो उसके पास क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या अथॉरिटी है ये चेक करने की। आपको सर नहीं लगता कि इसी बात पर पूरा एसआईआर खारिज हो जाना चाहिए? देखिए, मैं तो बहुत शुरू से ही इस राय का हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ये सब बनाया गया है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ज्यादा ठोस रूप से कहें तो ये गैर संवैधानिक है। जो 1960 का लोक प्रतिनिधित्व कानून है, उसमें एसआईआर नाम की किसी भी कवायद का कोई जिक्र नहीं है कि इसके जरिए मतदाता सूची बनेगी। ये एक बहुत साधारण सी बात है। इसको योगेंद्र यादव और मेरे जैसे लोग पहले दिन से ये बात कह रहे हैं। लेकिन जब यही बात सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे काबिल वकील रखते हैं इस बात को, तो जो मुख्य न्यायाधीश के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, मुख्य न्यायाधीश इनके ऊपर जो टीका टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको सुन के मुझे हैरत होती है। मैं किसी किस्म की कोई सही या गलत नहीं कह रहा हूं किसी बात को, और ना ही किसी के इरादे के ऊपर कोई शक कर रहा हूं। तो उनका जवाब था कि अगर पहले कभी एसआईआर नहीं हुई है तो क्या अब भी नहीं होगी, बजाय इसके कि वो इस बात के ऊपर गौर करें कि पहले एसआईआर क्यों नहीं हुई थी। जाहिर है कि कहीं उसका कानून और संविधान में उसका कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं हुई थी। लेकिन अब एसआईआर हो रही है तो उसका एक ठोस रूप से क्या लोक प्रतिनिधित्व कानून में वो बात एसआईआर करने से पहले जोड़ी गई है कि भाई इस तरह की एसआईआर की जाएगी। बहरहाल ये तो रहा इस बात का पक्ष। जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है वो पहली नजर में ही बताती है कि ये सब काम पहले से, एक शब्द है प्री कंसीव्ड नोशंस, एक पूर्व निर्धारित निर्णय लेके ये सारे काम किए जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति और आपके जैसा व्यक्ति ज्ञानेश बैठकर एक पूरी इसकी कहानी ट्रेस करे कि ये आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और एसआईआर का अचानक एसआईआर कहां से प्रकट हो गई। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एसआईआर नाम की कोई चीज होगी? मेरे ख्याल से तो इस प्रकार का कोई विचार किसी के दिमाग में नहीं था। जब खुद ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था, पहले वो चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद तो उन्होंने कहा था कि उनका पहला टास्क क्या है। तो उन्होंने कहा हमारा पहला टास्क ये होगा जो सारे देश में मैं पूरे उत्साह योजना पूर्वक करना चाहूंगा। वो पहला टास्क ये होगा कि मैं जो वोटर आई कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, उसको आधार कार्ड से लिंक करूंगा। सरकार भी इस बात की पहले घोषणा कर चुकी थी। जैसे उन्होंने ये घोषणा की, उसके तुरंत कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपनी उस घोषणा को वो भूल गए
और उन्होंने एक ऐसी कवायद करनी शुरू की जिसमें आधार कार्ड का कोई स्थान नहीं था, जबकि उस आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक करने के लिए वो अपना पहला काम बता रहे थे। इसका मतलब यह है कि किसी नीतिगत स्तर पर कहीं भी या रणनीतिक स्तर पर कहीं कुछ लोगों ने बैठकर ये तय किया कि हमें एक इस तरह की कवायद करनी है, पुरानी वोटर सूची को, वोटर लिस्ट को फ्रीज कर देना है और एक नई वोटर लिस्ट बनानी है। और नई वोटर लिस्ट इस तरीके से बनानी है, इस प्रोसेस से बनानी है, एक ऐसे प्रोसेस से बनानी है जो आज तक कभी भी भारत में हुआ ही नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर छपी है तो बहुत दूर तक जाएगी, खबर बहुत गहरी है, इसका अभी असर बहुत दूर तक जाएगा, इसके ऊपर बहुत चर्चा होगी। अभी मैं सुबह सुबह एक दवा लेने के लिए छोटी सी केमिस्ट की दुकान पे गया, अभी मुश्किल से आधे घंटे पहले की बात है। तो केमिस्ट ने मुझे दवा दी। वो केमिस्ट बिहार, वो दुकान पे नौकरी करता, वो बिहार का था। तो उसने कहा कि भाई साहब आप दवा तो दे दी, उसने पैसे भी मैंने दे दिए। उसने कहा एक बात बता दीजिए, वो सोशल मीडिया पे मेरी हमारी और आपकी ऐसी बातें सुनता होगा, बता दीजिए कि ये जो हो रहा है इसमें क्या बोट वोट बचेगा हमारा कि हो जाएगा। तो हमने इसमें दिक्कत क्या है आपको? वो तो सर कह रहे हैं कि आप 2003 की जो वोटर लिस्ट बनी थी उस वोटर लिस्ट में नाम दिखा दीजिए अपना। तो बोला यही तो नहीं मिल रहा है, मतलब उसका कहना था यही तो नहीं मिल रहा है, वो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम कहां से आएगा? मतलब ये है कि अगर आपका ये ताजी वोटर लिस्ट है 2015-16 के अंदर बनी थी, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, गाजियाबाद इलाके में रहता हूँ। इस इलाके में 2015-16 के दौरान वोटर लिस्ट बनी थी, उसी वक्त हम लोगों के वोटर आई कार्ड बने थे। घर पे आए थे वो लोग वोटर आई कार्ड बनाने के लिए, यही सब वो छापा आप सब लेके गए थे और वोटर आई कार्ड फिर गेट पे बना के दे गए थे। यानी उस वक्त चुनाव आयोग कितनी सक्षमता से काम करता था। सारे देश में सारे मतदाताओं के वोटर आई कार्ड उन्होंने बना दिए। वो आए, उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें खींची, उनकी अंगूठे वगैरह की छाप ली और उनके घरों के दरवाजे पे जाके वोटर आई कार्ड उन्होंने दे दिए। ये भी इसी देश के चुनाव आयोग ने ये काम किया था। अब चुनाव आयोग आपसे ये उम्मीद करता है कि 2016 की जो अभी सबसे ताजी मतदाता लिस्ट है, जिसके जरिए अभी आपने पिछले चुनाव में या उससे पिछले लोकसभा चुनाव में वोट दिया, उससे पहले आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोट दिया होगा, है, उसका डिटेल तो आप लिखे ही उसके अंदर। उसमें आपके नाम के साथ जो एपिक कार्ड लिखा है, आपके संबंधी का जो नाम लिखा है, आपके पिता या माता का नाम लिखा है, आपकी पत्नी का नाम लिखा है, वो सारी चीजें तो लिखे ही। साथ में नीचे आप ये भी बताएं कि 2003 की जो अच्छा एसआईआर हुई, अब वो उस फॉर्म में लिखा हुआ है एसआईआर, जब 2003 में एसआईआर नहीं हुई थी, आईआर हुई थी। फॉर्म में पहला झूठ यही लिखा हुआ है। जो मौजूदा एसआईआर को अवैध तरीके से वैध करने के लिए उन्होंने फॉर्म में भी ये झूठ लिख रखा है कि 2003 की एसआईआर के मुताबिक, देखें हेडिंग है उनका, वो भी बात गलत है, उसका कोई खंडन नहीं कर रहा है। फॉर्म ही एक तरह से देखा जाए झूठ से भरा हुआ है। तो उसका पूरा वर्णन है उसके नीचे। आप अब 2003 की सूची ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। पहला 2016 की सूची में देख के नाम लिखना ये भी बड़ी चुनौती है, लेकिन 2003 की सूची में नाम ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं मानता हूं कि 50% भारत के वोटर इस चुनौती का सामना नहीं कर पाएंगे, केवल 50% ही सामना कर पाएंगे। तो बाकी 50% में से बहुत से नाम कटेंगे। और जब नाम कटता है वोटर लिस्ट से, तो एक राहुल गांधी की वो वाक्य मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था कि उससे एक स्पेस बनता है, भाई नाम कट गए, इतने स्पेस बनता है। अब वो उस नामों के बदले क्या भरा जाएगा उसके अंदर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाम तो आपने काट दिए क्योंकि वोटर बेचारा जो है वो 2003 की सूची में नाम नहीं देख पाया। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो बीएलओ आया उसने एक डिजिटाइजेशन हमें करके दिखाया, एक फॉर्म का नमूने के तौर पर अपने फोन पे, महिला थी, उसने डिजिटाइजेशन करके दिखाया। उसमें जरा सा भी अगर कुछ तालमेल नहीं है तो वो डिजिटाइजेशन वहीं रुक जाता है। हर चीज जो रिकॉर्ड में पूरी तरह मैच होनी चाहिए। अगर आपने ऑब्लिक लगाई है, आपने पॉइंट लगाया है, सब चीज नाम की, इस पर हर चीज मैच होनी चाहिए। जरा सी गड़बड़ से वो रुक जाएगा। अगर किसी ने लिखने में, हाथ से लिखने में एपिक नंबर लंबे लंबे होते हैं और नाम कुछ भी गड़बड़ी कर दी। और सुनिए, जैसे मेरी पत्नी का नाम है मीना तिवारी, मैं आपको निजी उदाहरण दे रहा हूं ताकि बात समझ में आए। जो अभी की वोटर लिस्ट है, इसमें हमने पिछले 2 चुनाव में वोट डाला, उसमें उनका नाम मीना तिवारी लिखा हुआ है। लेकिन 2003 की जो वोटर लिस्ट है उनका नाम उसमें केवल मीना लिखा हुआ है। तो
तो आपको नीचे जो वर्णन देना है, अगर आपने गलती से वहां पे मीना तिवारी नाम लिख दिया तो आपका वोट कट जाएगा, क्योंकि उस लिस्ट में आपका नाम मीना लिखा हुआ था। जैसे ही आप उसमें मीना तिवारी डालेंगे उसमें, तो उसका डिजिटाइजेशन होगा ही नहीं। वो रजिस्टर्ड आपका वोट जो है ना, वो डिजिटल रूप से वहां पे चुनाव आयोग के पास वो उसकी सूचना पहुंचेगी नहीं। इतना इतना उसको इतना जटिल बना दिया है, जबकि संविधान कहता है कि वोटर को वोट डालने का अधिकार है। उस अधिकार को सुगम करने के लिए चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वोटर बिना किसी दिक्कत और उलझन के अपना वोट मतदाता सूची में देख सके और वहां पर डाल सके। इन्होंने उसको इतना जटिल कर दिया है, इतना दिक्कत तलब कर दिया है कि सारे वोटरों के मन में अंदेशे हैं कि उनका वोट पड़ पाएगा, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा वहां पर। ये जो हुआ है, इसके पीछे जरूर कोई हड़बड़ी है। जैसे व्हाट्सएप पे स्वीकृत कर दिया, फिर ठीक से उस ड्राफ्ट को संशोधित भी नहीं किया पहले। अच्छा, इससे ये भी पता लगता है कि पहले ये मतदाता सूची बनाने के जरिए सिटीजनशिप चेक करने का प्लान था। भाई, इससे तो ये स्पष्ट हो गया ना कि आप उसे सिटीजनशिप एक्ट के तहत आप मतदाता सूची बनाना चाहते थे। बाद में लगा होगा कि शायद ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको जल्दबाजी में उसको हटाया गया। तो जब हटाया गया तो फिर उसको ठीक से लिखा भी नहीं गया, क्योंकि बहुत ऊपर से दबाव होगा कि जल्दी करो जल्दी करो, बिहार में चुनाव होने वाला है, यही पायलट प्रोजेक्ट चलाना है आपको। इसीलिए वो किसी को कुछ बताते नहीं है कि आपने, जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपने इसके लिए क्या राजनीतिक दलों से कोई विचार विमर्श किया, झूठ बोल दिया कि हाँ किया, जबकि विचार विमर्श नहीं किया। तो कोई राजनीतिक दल, यहां तक एनडीए के अंदर के राजनीतिक दल कहते हैं कोई हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। एनडीए वालों से विचार विमर्श कर लेते, उनसे भी विचार विमर्श नहीं किया गया। सब कुछ झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं ताकि जल्दबाजी में कर रहा है। ये बिल्कुल इस तरह की एक कार्रवाई है, पहली नजर में साजिश नजर आती है जी। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये पार्टनरशिप है चुनाव आयोग की और भारतीय जनता पार्टी की पार्टनरशिप है। चलिए, हम राहुल गांधी की बात, एक बार राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की जगह लेना चाहते हैं तो हो सकता है वो बढ़ा चढ़ा के बातें कह रहे हो। अपना दिमाग लगाएं हम लोग। अपना दिमाग लगाने पे भी लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ जरूर घपला है इसके अंदर। अभी तो इंडियन एक्सप्रेस ने जो रामनाथ गोविंद का मेमोरियल व्याख्यान संग्रहित किया, नरेंद्र मोदी से दिलवाया गया मेमोरियल व्याख्यान है। नरेंद्र मोदी वहां पे आए, उन्होंने व्याख्यान दिया। इसका मतलब इंडियन एक्सप्रेस सरकार विरोधी अखबार तो नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाता। सही अब बात इंडियन है। एक्सप्रेस ने खबर छापी है, क्या भारत सरकार और चुनाव आयोग इस खबर के ऊपर हमदर्दी से गौर करेगा और उसके हिसाब से कुछ उनकी तरफ से कोई आएगा निकल के, भाई कि ये इसका ये कारण है, ये कारण है। चुनाव आयोग ने नया हथकंडा कर रखा है कि वो अब किसी बात का जवाब, पहले थोड़ा बहुत जवाब भी देते थे ज्ञानेश कुमार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने जवाब दिया था, उसमें पकड़े गए थे। अब उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और यह हथकंडा उनका कामयाब रहा। मैं बताता हूं, कामयाब इसलिए रहा कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे करके लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूलते जा रहे हैं। तो ये पूरा हथकंडा अपना रखा है। देखिए अब क्या होता है देश के लोग। सर, मुझे जो अच्छी बात क्या लगती है कि वो चुनाव आयोग और सरकार की मंशा पे किसी को कोई शक नहीं। उनको सबको पता है कि सरकार और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। वो चाहे भाजपा समर्थक हो, चाहे आलोचक हो, चाहे विरोधी हो, सबको पता है कि उनको क्या करना है। उनको एक कुछ सर्टेन नाम काटने हैं और कुछ सर्टेन नाम घुसाने हैं। हम लोगों को इस पर ऐतराज हो सकता है, उनके समर्थकों को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इससे तो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि मोदी जी चुनाव जीते। लेकिन सर, आपको याद है कि जो हालत नोटबंदी में हुई थी कि बहुत नकली नोट है, बहुत नकली फर्जी नोट आगे पाकिस्तान से, बस नोटबंदी हो गई तो बस सारी इकोनॉमी सुधर जाएगी। फाइनली हुआ क्या कि आखिर में 99.99% पैसा वापस आ गया, कहीं कोई नकली नोट वोट नहीं मिला। उसी तरीके से सरकार, अब सुनते हैं सर कि सरकार डिबेट कराने को शायद तैयार हो जाएगी SIR पे, लेकिन मुझे पता है कि पार्लियामेंट में यही होगा कि घुसपैठिए निकालने हैं। ऐड वगैरह भी चला रही है भाजपा की, घुसपैठिए निकालने हैं। कितने घुसपैठिए मिलते हैं ये वो बताते नहीं, बिहार में कितने मिले आज तक नहीं बताया। लेकिन सर, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अब चूंकि थोड़ा शायद सरकार भी नम पड़ रही है और ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट पे SIR पे चर्चा होगी, उसका क्या वो कह फल रहे होगा हैं कि पता नहीं। SIR नाम नहीं ले सकते आप उस चर्चा में। आप अच्छा, नाम नहीं ले सकते हैं। विपक्ष के सामने उन्होंने शर्त रखी है, मतलब निजी हाँ, आपसी बातचीत हुई होगी, उसमें यह है कि विपक्ष SIR के नाम से कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा, हाँ, विपक्ष ने कहा अच्छा आप इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार के नाम चर्चा करा लीजिए। तो अब चर्चा में चुनाव सुधार के नाम चर्चा होगी। SIR का नाम सरकार लेने ही नहीं देना चाहती। SIR, जैसे लेकिन सर, अडानी का नाम लेने से सरकार को बहुत आपत्ति होती थी,
बीजेपी वालों को बहुत आपत्ति होती थी, इसी तरह एसआईआर का नाम लेने से भी बीजेपी वालों को बहुत आपत्ति होती है। जी नहीं सर, मैं कह रहा था कि जैसे चुनाव आयोग जो शुरू में इतना एडमेंट था कि नहीं नहीं बस 1 महीने में कर देना है, 4 दिसंबर तक, अब उन्होंने 1 हफ्ते उसकी डेट बढ़ाई है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। आपको लगता है इसी कड़े ढंग से जो बीएलओ की हालत है उसी कड़े ढंग से होता रहेगा, या कुछ आपको लगता है कि इसमें और टाइमलाइन बढ़ने की उम्मीद है अभी भी? क्योंकि अगर थोड़ी मान ली किसी भी एसआईआर का नाम नहीं मिले और अगर चल रहा, बढ़ाया है, अच्छा 3-4 दिन और बढ़ा सकते हैं वो, इससे ज्यादा नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनका मकसद ये है कि जल्दी से जल्दी इस काम को कर लेना है। हाँ, उन्हें पर्पस लगा शायद होगा डिफीट कि होगा शायद हो ज्यादा ही नहीं बढ़ाएंगे पाएगा तो। अगर हम 1 हफ्ता नहीं बढ़ाएंगे, तो वो असंभव है, इसलिए उन्होंने ये सब किया होगा। हो सकता है 4 दिन एक बार और बढ़ा दें उसको, 4-5 दिन और बढ़ा दें, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे वो, इसी अवधि में उसको कर देंगे। और करने के बाद में, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि जब एसआईआर हो जाने के बाद में जब अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी, तब भी उसके अंदर फेरबदल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जैसा उन्होंने बिहार में अंतिम मतदाता सूची, अंतिम मसविदा ड्राफ्ट प्रकाशित होने के बाद में उसमें 3,45,000 कितने वोट और जोड़ दिए उन्होंने उसके अंदर, और सब किसी को पता भी नहीं चला। तो वो कह रहे हैं कि ये हो गई। अच्छा, अब आज तक चुनाव आयोग ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जितने वोट चुनाव आयोग घोषित करता है कि इतने वोट पड़े, जब गिनती होती है तो वो वोट बढ़ क्यों जाते हैं? एक भी वोट नहीं बढ़ना चाहिए भाई, ये कोई बात ही नहीं रही भाई। आपने खुद घोषित किया है, आपसे किसी ने घोषित करवाया नहीं है, आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिखित रूप से घोषित किया है कि बिहार में इतने वोट पड़े। फिर जब मतगणना हुई तो वोट बढ़ कैसे गए? ये लोकसभा में भी बढ़े थे, हर जगह बढ़ते हैं, और चुनाव आयोग उसका कोई जवाब नहीं देता। नहीं सर, एक चूंकि लोकसभा की चर्चा की बात हो रही है, तो मैंने सर सुना कि शायद कुछ एक 16 घंटे का समय निकाला जा रहा है, वंदे मातरम पे चर्चा होगी अब पार्लियामेंट में। मैं बता दूं दर्शकों की, ये बहुत छोटा सत्र है, कुल 19 दिन का सत्र है, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, इसमें कि 15 वर्किंग डेज ही मिलेंगे, 15 दिन ही पार्लियामेंट चलेगी। एक दिन कल निकल गया है, आज फिर से एडजर्न हुई है, देखते हैं। वंदे मातरम सर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है तो बीजेपी उसमें कुछ एक एंगल ढूंढ रही होगी। मेरा जो एक कहना है सर कि जैसे हम लोगों ने जब बचपन में पढ़ा तो हम लोगों ने सावरकर को वीर सावरकर पढ़ा था किताबों में, और हमें जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बहुत लोगों ने शहादत दी थी, वैसे उनको भी हम लोग मानते थे भाई ये भी एक अच्छे बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। लेकिन जब से बीजेपी ने सावरकर को कुछ ज्यादा पुश करना शुरू किया, तो आज देश की हर एक बच्चे को पता है कि सावरकर जी ने अंडमान में बंद थे और उन्होंने 6 माफी की चिट्ठियां लिखी थी, उन्होंने वजीफा लिया था अंग्रेजों से, अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के लिए जो है वो सैनिक ढूंढते थे। आज उनका इतना वो हो गया है। उसी तरीके से सर अगर आपको याद हो तो बंकिम चंद्र चटर्जी को भाई हम लोग एक महान रचनाकार मानते हैं। उनका जो वंदे मातरम है वो हम लोग के यहाँ, हम लोगों ने बचपन सबने स्कूल में गाया है, वो जिस राग में गाया जाता है उस राग को देश राग कहा जाता है। तो अब इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन सर आप सर अगर आनंद मठ पढ़ें तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि थोड़ा जो है वो कम्युनल टाइप किताब है, वो ऐसी किताब नहीं है जो एक बड़ा लेखक लिखता है। आपको सर नहीं लगता कि मुसलमानों के खिलाफ ही संघर्ष हो रहा है उसके अंदर? जी, तो अभी तक चूंकि बंकिम चंद्र चटर्जी की भी इज्जत दबी छुपी है, अगर एक बार इस पे डिबेट शुरू करती है तो शायद उनका भी उसी तरीके से डायसेक्शन किया जाएगा कि तब उनको कायदे से लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे कि क्या किताबें लिखते थे, किस टाइप की सोच रखते थे। देखिए, वंदे समाज मातरम विज्ञान के में पीछे उनका क्या बहुत लॉजिक है डायसेक्शन सर? हो चुका है। समाज विज्ञान में बंकिम बाबू का बहुत उनकी चीर फाड़ हो चुकी है, और हम सब लोग जानते हैं, पढ़ते रहे हैं, लिखते रहे हैं कि उन्होंने जो वो बंगाल में जो राष्ट्रवाद है, बंगाल में राष्ट्रवाद के, इस हिंदू किस्म के राष्ट्रवाद के संस्थापक माने जाते हैं। वो कृष्ण के उस रूप को पसंद करते थे बंकिम, जो योगेश्वर कृष्ण का रूप है, मतलब इसमें कृष्ण शंख फूंकते हैं, युद्ध का आह्वान करते हैं, उस रूप को पसंद करते थे। कृष्ण का जो दूसरा रूप है, जो कि भागवत से प्राप्त किया जाता है, जिसके अंदर वो रास रचाते हैं या नृत्य करते हैं, या जिसके अंदर वो बंसी उनकी माँ बजाते से हैं। उनका ताल्लुक है, ममता वाला, माखन चुराते हैं, उस रूप को वो लोग बंकिम चंद्र नापसंद करते थे। तो वो युद्ध प्रिय और युद्ध का आह्वान करने वाले कृष्ण को पसंद करते थे। अच्छा, ये सब चीजें कब लिखी गई, इसकी एक पृष्ठभूमि है, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी के संधि काल पे स्वदेशी आंदोलन हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन में ये बहुत लोकप्रिय हुआ था ये गाना। मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में मुख्य तौर पर एक हिंदू रुझान उसके अंदर दिखाई पड़ता था। तो ये सारी चीजें बंकिम के उस वंदे मातरम से जुड़ी हुई हैं, आनंद मठ उपन्यास से जुड़ी हुई हैं, और ये कोई सब लोग इन बातों को जानते हैं, धीरे धीरे करके और भी जान जाएंगे जब चर्चा होगी। आपने ठीक ही कहा। कांग्रेस ने, लेकिन जो वंदे मातरम गीत है उसका बड़ा प्रतीकात्मक महत्व है आजादी की लड़ाई के लिए, तो कांग्रेस ने उसको अपनाया भी। उसके 2 छंद अपनाए, 2 स्टेंजे लिए उन्होंने, उसके 2 छंद लिए, वो अपनाया भी, बाकी उन्होंने छोड़ दिया उसमें। क्योंकि रविन्द्रनाथ का भी कहना ये था कि पूरा गीत लेने से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, उनका मतलब मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्हीं का सुझाव था कि भाई 2 ही लिए जाएं, मतलब जो है, तो वो 2 लिए गए उसके अंदर। अब सवाल इस बात का है कि ये इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जब राज्यसभा में वो वाली एडवाइजरी जारी की, जो एडवाइजरी पहले कांग्रेस के जमाने में भी जारी हुई थी, तो ये मुद्दा एक बार फिर से बन गया मुद्दा ये। तो तुरंत ममता बनर्जी ने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी इसका विरोध किया कि भाई वंदे मातरम के ऊपर आप क्यों रोक लगा रहे हैं। वैसे ही विरोध किया तो मैं मानता हूं कि महमूद मदनी से ये बात उठवा दी गई, और महमूद मदनी ने कहा कि भाई मुसलमान एक मुर्दा कौम है अगर वो वंदे मातरम गाएगी तो। और उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे पूरा मामला जो था बीजेपी ने काउंटर करवाने के लिए उसको एक सांप्रदायिक रूप दे दिया। और फिर बीजेपी के मंत्री लोग कहने लगे, जो सारंग साहब हैं मध्य प्रदेश केंद्र सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान चले जाओ। तुरंत वही उसी तरह की बातें होने लगी। तो पूरा उस मसले को फिर से ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश हो रही है। और मैं तो मानता हूं कि इसमें ममता बनर्जी जिस तरह कूदी हैं उसकी भी एक अपने आप में भूमिका है, क्योंकि ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में मुसलमानों को भी सेट करना पड़ता है और हिंदुओं को भी सेट करना पड़ता है। वो वंदे मातरम गाने पे जोर देंगी क्योंकि उन्हें हिंदुओं को सेट करना है, और उन्हीं के एक मंत्री जो हैं वो कहेंगे कि हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे 6 दिसंबर को। टीएमसी के ही एक सांसद हैं जिन्होंने घोषणा की है कि वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद की क्या है? मुर्शिदाबाद सिराजुद्दौला की राजधानी थी। नवाब सिराजुद्दौला की राजधानी कौन सी थी? मुर्शिदाबाद थी राजधानी। तो मुर्शिदाबाद में उसकी नींव रखेंगे। तो ये सब भी चल रहा है पूरा का पूरा, और ममता बनर्जी ने अभी तक अपने मंत्री को रोका नहीं है ये काम करने के लिए बाबरी, और ये भी चल रहा है। तो उन्हें हिंदुओं को भी सेट करना है, मुसलमानों को भी सेट करना है। भाजपा भी इसमें अपना अवसर देख रही है कि कुछ किसी तरह का कुछ वो कर पाए, मुस्लिम ध्रुवीकरण कर पाए, और इसका देश को नुकसान हो रहा है हमेशा की तरह। सर मुझे एक बात जरा बताएं कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें जो वाइडली एक्सेप्टेड या निर्विवाद रूप से जो सबसे बड़े हैं वो है गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको नहीं लगता कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सामने ये बंगालियों का एक्सेप्ट होगा कि उनके पैरेलल एक बंकिम चंद्र चटर्जी को खड़ा करके इस खींचतान में पड़ा जाए? क्योंकि गुरुजी तो सबसे बड़े ही हैं, वही उन्हें सबसे एक्सेप्टेड वही हैं। रविन्द्रनाथ का महत्व सर्वोपरि है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर आप बंकिम का भी बहुत महत्व है, बंकिम को भी बंगाल में लोग बहुत मानते हैं। शरद बाबू को भी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को भी बंगाल में बहुत, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, इन लोगों को बहुत माना जाता है। और रविन्द्रनाथ भी बहुत माने। रविन्द्रनाथ ने खुद वंदे मातरम गाया था खड़े होकर, तब रविन्द्रनाथ ने जब गाया था तभी उसको स्वीकार भी किया गया। तो वहां पे बंकिम को रविन्द्रनाथ के खिलाफ नहीं खड़ा किया जा सकता, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा किया जा सकता। बंगाली इन सबको बराबर बराबर मानते हैं और बराबर उसमें श्रद्धा करते हैं। बंकिम की आलोचना अगर हम हिंदू राष्ट्रवाद के संस्थापक के तौर पर करना चाहेंगे तो हिंदू राष्ट्रवाद ऐसा नहीं था ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, इस प्रकार का नहीं था वो। उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे थे जिनको संघ भी जिनका समर्थन करता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के लिए उन्होंने वो चीज लिखी हो। वहां पे एक ब्रह्म बांधव उपाध्याय भी थे बंकिम के साथ साथ, उन्हें भी हिंदू राष्ट्र का एक बहुत बड़ा समर्थक माना जाता है। प्रोफेसर आशीष नंदी ने अपनी किताब इंटीमेट एनिमी में, जिसका मैंने हिंदी में जिगरी दुश्मन के नाम से अनुवाद भी किया है, उस पुस्तक में इस पूरी कहानी को लिखा है। उसमें बंकिम के बारे में भी जिक्र है, उसमें ब्रह्म बांधव उपाध्याय के बारे में भी जिक्र है। तो ये कहानी कॉम्प्लेक्स है, ये जटिल कहानी है।
जब राजनीति में कोई चीज संसाधित होती है तो उसका वल्गराइजेशन कर दिया जाता है। वल्गराइजेशन का मतलब अश्लीलीकरण नहीं, उसका सरलीकरण कर दिया जाता है, वल्गराइजेशन कर दिया जाता है, और उस पूरी कहानी को वल्गराइज कह के पेश किया जा रहा है। इसी तरह सावरकर की जो माफी वाला मामला है, वो उसको भी वल्गराइज करके पेश किया जाता है। दोनों तरफ के लोग किए जाते हैं। उस तरह का मामला नहीं है। तो गांधी जी को कतई हाथ नहीं दिया। गांधी जी ने तो सरकार से कहा था कि भाई इस व्यक्ति ने जो आपको अर्जी दी है, सावरकर ने माफी की, उसकी अर्जी को आपने खारिज क्यों कर दिया? आपको तुरंत मानना चाहिए, ये उसका अधिकार है, बिल्कुल ठीक अर्जी दे रहा है, बिल्कुल आपने उसके साथ अन्याय किया है इसकी अर्जी खारिज करके। ये गांधी जी ने लिखा था सावरकर की अर्जी के सवाल पे, जब सावरकर की अर्जी खारिज हुई थी उसके ऊपर। तो ये सारे मसले जो आजादी की लड़ाई के दौरान घटित होते थे, यानी 19वीं सदी के आखिरी दौर से लेके और 20वीं सदी में 1947 तक ये सारे मसले जो घटित हुए, इनकी असली शक्ल सूरत कुछ और थी। तब उसके मंतव्य कुछ और थे, उनके पीछे जो इरादे थे वो कुछ और थे। लेकिन आजकल राजनीति में जब उनको लाया जाता है और उनके ऊपर बात होती है, बहस होती है, तब वो कुछ का कुछ हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि फिर ऐसे बंकिम के सिर पे सांप्रदायिकता के 2 सींग निकल आएंगे। यह सावरकर मतलब घुटनों के बल बैठे हुए जो है वो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे। दोनों ही दृश्य अपने आप में गलत है, मतलब जो है। जी, मैं सर एक आखिरी सवाल और जरा करना चाहता हूं। कल जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई तो मोदी जी, जैसे हर बार प्रधानमंत्री एक बाहर जो है वो संबोधन करते हैं मीडिया को, उसमें उन्होंने आखिर में कहा कि चूंकि विपक्ष इतने चुनाव हार रहा तो उनको हमसे थोड़े टिप्स लेने चाहिए, कुछ हमसे ट्यूशन लेना चाहिए कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं या कैसे उनको चलना चाहिए। मैं सर पूछना ही चाहता हूँ, मोदी जी क्या टिप्स देंगे? मोदी जी हिंदू मुसलमान कराने की टिप्स देंगे कि कपड़ों से पहचानने की टिप्स देंगे कि वोट कैसे गड़बड़ किए जाए वो देंगे, ईवीएम में कैसे हेरफेर किया जाए ये टिप्स देंगे, दूसरे पार्टी के नेताओं को कैसे तोड़ा जाए वो करेंगे, सरकारें कैसे गिराई जाए ये टिप्स देंगे? क्या ऐसी टिप्स विपक्ष को लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी से? नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है या जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, क्या अब तक विपक्ष को वो करना चाहिए या चुनाव हार जाना बेहतर है? ऐसे इन विधाओं को इन तरीकों से चुनाव जीतने से अच्छा है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का संगठन बन गया है और जिस प्रकार के उसके नेता हैं, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं तो नहीं चाहता कि कोई और नेता या और कोई पार्टी उसकी नकल या उस जैसा बनने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला में जाकर, जिसके हेडमास्टर नरेंद्र मोदी हों, जाकर किसी को कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये पूरा का पूरा बंदोबस्त, पूरा का पूरा ये जमावड़ा जो है, भीषण रूप से लोकतंत्र विरोधी है, समाज विरोधी है, और इसमें जो निर्लज्जता है, निर्लज्जता इन अर्थों में कह रहा हूं कि किसी किस्म की किसी नैतिकता को, किसी 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 बंदिश को कि हम अपने ऊपर कोई संयम लगाएं, ये लोग बिल्कुल नहीं मानते। आप देखिए नरेंद्र मोदी को, देखिए नरेंद्र मोदी कितने व्यंग और कितने, जिसे कहते नहीं कि बहुत, क्या उसके लिए सही शब्द होगा, हमारे यहाँ सर कहा जाता है कि बिल्कुल जहर में बुझा हुआ। हाँ, जहर बुझाओ। ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आता है और पहला वाक्य बोलता है मीडिया से, मौसम का मजा लीजिए। सोचिए, पूरी दिल्ली प्रदूषण से परेशान है और दिल्ली की वजह से ये पूरा देश बदनाम हो रहा है। सारे देश में नहीं है प्रदूषण इतना। आप दक्षिण भारत जाइए, वहां प्रदूषण नहीं मिलेगा आपको। गोवा जाइए, प्रदूषण नहीं मिलेगा। आप ये दिल्ली से आप इधर मेरठ की तरफ थोड़ी दूर चले जाइए तो आपको प्रदूषण कम होता चला जाता है। मतलब इस पूरे इलाके में प्रदूषण की वजह से सारा देश बदनाम है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। खुद उनकी सरकार क्या कर रही है, ये मैं इसको मैनेजर्स की सरकार कहता हूं। जहां पे प्रदूषण नापने वाले मीटर लगे हुए हैं, वहीं पे केवल छिड़काव करवा रही है दिल्ली सरकार। और हमारे जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो प्रदूषण को लेकर कितनी उछलकूद मचाते थे। तमाम एंकर, दिल्ली की हवा खराब हो रही, दिल्ली की हवा खराब हो रही है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से पहला सवाल यही पूछा जाता था। कोई एंकर अब इस सवाल को नहीं उठा रहा है। एलजी साहब चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। एलजी साहब, जब से सरकार बनी है, एलजी ने तो अपने बंगले के बाहर कदम ही रखा, शायद 1 ही 2 बार बाहर निकले हों। और उन मीटरों में किसी तरह प्रदूषण का अंक, प्रदूषण ज्यादा ना नप जाए, इसके लिए वहां पे लगातार छिड़काव हो रहा है। ये इन लोगों का तरीका। आप सोचिए, मतलब ये किस प्रकार के लोग हैं। इन्हें गवर्नेंस वगैरह किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला से तो विपक्ष जितना दूर रहे उतना ही अच्छा। मैं उन कांग्रेसियों से भी सहमत नहीं हूं जो चाहते हैं कि जैसे मोदी जी भाजपा चुनाव लड़ने की मशीन बन गई, उस तरह कांग्रेस की चुनाव लड़ने की मशीन बन जाए।
नहीं है। चुनाव में हार जीत बनी रहती है, इनकी हथकंडेबाजी अभी चल रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है। जी, तो सर आज के लिए समय इतना ही था और बिल्कुल मैं भी ये चाहता हूं कि भाजपा को हराने के लिए भाजपा जैसा बनने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक समय, एक चक्र है, वो घूमता है। ऐसी कोई अरे भाई, घबराने की बात नहीं है। देवताओं और राक्षसों में लड़ाई है, और देवता राक्षसी ऐसे हो जाएंगे तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल, तो ठीक है, मतलब चुनाव में हार जीत चलती रहेगी। चुनाव भाजपा अपने हथकंडे कर रही है, आखिर में जनता को तय करना होता है। तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।